नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मजदूरों का पलायन कुछ राज्यों से हुआ और जिसके चलते कई राज्यों में मजदूरों की स्थिति खासी गंभीर नजर आई। और ऐसे में यूपी की ओर से सरकार ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में एक मजदूरों के लिए आयोग बनाएगी, जिसका मकसद होगा कि देश में अगर यूपी से कहीं भी कोई मजदूर काम के लिए जाता है तो उसका उस आयोग में रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी राज्य या कंपनियां उन्हें हायर करती हैं उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कराना पड़ सकता है। इसका मकसद यह है कि उन मजदूरों को कहां ले जाया जा रहा है, क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार को ये पता रहे, ताकि अगर वो मजदूर किसी परेशानी या दिक्कत में हो तो वो उनकी मदद कर सके। लेकिन समझेंगे कि इस आयोग को लेकर क्या सरकार की मंशा है, यूपी सरकार की, और क्या संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत क्या ये मुमकिन है, और मौजूदा दौर में जो सिस्टम है उससे अलग ये सिस्टम मजदूरों को हितों की कितनी रक्षा कर पाएगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हैं। मोहसिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान पवन कुमार जी हैं, जोनल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ से। नमस्कार। और पीयूष सिंह हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मोहसिन साहब आपसे करूंगा, क्योंकि आपकी सरकार ने ये कहा है, और खासतौर पर मैं कहूं कि मुख्यमंत्री जी महोदय ने कहा कि मजदूरों के लिए एक आयोग का गठन सरकार का सपना है और उसे जल्द ही बनाया जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये विकल्प है जो यूपी सरकार सोच रही है? देखिए, जिस तरह से आपने देखा लॉकडाउन के दौरान इस 2 महीने में हमारे तमाम श्रमिक भाई जो पूरे देश में इधर उधर राज्यों में जाकर राज्य के निर्माण कार्यों में उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका खून पसीना बहा और उसमें उन्होंने काफी योगदान दिया है, तो ये हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है। अब ये इनको कैसे सुरक्षित करें, का जो आगे का जीवन है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, उसको लेकर आदरणीय योगी जी ने जो आयोग बनाने के लिए तैयारी की है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब तक हम लगभग 15 लाख हमारे श्रमिक भाइयों की स्किल मैपिंग कर चुके हैं हम। और इसी के साथ साथ प्रदेश में ही रोजगार देने के साथ साथ इनको सिक्योरिटी लगभग अलग अलग अगर हमारे जिलों में भी वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तमाम व्यवस्था और तमाम तैयारियां, तमाम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है, तो इसलिए उनको नई तरह से फिर पटरी पर लाना, उनकी जिंदगी को, वो उनके अंदर किस चीज की स्किल है, वो क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके पास किस चीज की ज्यादा प्रतिभा है, कौन से काम में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसके लिए हमारे पास जो 15 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हुई है उसके तहत उनको वो काम दिए जाएंगे। उसके लिए हमारे पास में हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास 90 लाख छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनको लेकर एमएसएमई के तहत हम बहुत से अपने श्रमिक भाइयों को उसमें लगाएंगे। अगर एक एक दो दो भी हम लगाएंगे तो बड़ी तादाद में श्रमिक भाई हमारे काम लग जाएंगे। तो क्या मोहसिन साहब ये माना जाए कि यूपी सरकार का प्लान ये है कि राज्य का जो युवा या फिर बेरोजगार या जो भी श्रमिक हैं उसको राज्य में ही नौकरी की गारंटी एक तरीके से आप लोग देने की कोशिश करेंगे, और अगर उसे राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य में जाना है नौकरी के लिए तो क्या प्रावधान आप लोगों ने सोचे? क्या राज्य को परमिशन लेनी होगी, कंपनियों को परमिशन लेनी होगी? ऑब्वियसली देखिए, अभी क्या था कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब वो हमारे सारे श्रमिक भाई, हमारे सारे कामगार रजिस्टर्ड होंगे। सारे श्रमिक जिस राज्य को भी जरूरत होगी वो हमें पहले कहेगा कि हमें आपके राज्य के श्रमिक चाहिए हैं, तो हम उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो जो चीजें हमने तय की हैं, जो मानक हम तय करेंगे, वहां वो गारंटी उनसे लेंगे। उन राज्य सरकारों से हमें अपने श्रमिक की गारंटी लेनी है कि वो वहां जाए तो परेशान ना हो, जिस तरह से कोरोना के दौरान उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आदरणीय योगी जी और गंभीरता से इस बात को लिया ताकि कोई दूसरा राज्य में अगर जाए वो काम करने के लिए, क्योंकि जाना हो तो देश के किसी कोने में भी काम करने जाएंगे, हम रोक नहीं रहे, लेकिन वो रजिस्टर्ड होकर जाएंगे, बाकायदा तरीके से उनका
आदान प्रदान होगा सरकारों के बीच में, वो हमसे मांगे हम उनको देंगे, और अगर कोई नहीं मांगता है तो हमारे राज्य में खुद इतने संसाधन है, इतना काम है कि हम अपने आराम से हम उस तरह की योजना बनाकर उनको काम दे जा रहे हैं। हम लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो हम नहीं करेंगे, उनकी गारंटी सुनिश्चित करेंगे। पवन जी, मजदूरों को लेकर किसी भी राज्य का XYZ कोई भी राज्य हो या कोई सरकार हो, कमीशन बनाना किस तरीके का कदम आप देखते हैं? और जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा मजदूरों को परेशानियां आई हैं, क्या उसका उपाय, क्या उनके राहत के लिए इस तरह के कमीशन आयोग उसकी जरूरत है या कुछ और? कविंदर जी, भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 17 मई को देश के माननीय गृह मंत्री जी को मिला था। हमने गृह मंत्री जी को, ये हमारी फिजिकल मीटिंग थी, जूम मीटिंग या बाकी मीटिंग नहीं थी, वेब मीटिंग नहीं थी, हम उनसे मिले थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि देश भर में ये जो माइग्रेंट लेबर है, इसको लेकर एक नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए, ताकि किस प्रदेश का मजदूर किस प्रदेश में जाकर काम करता है, उसका क्या हिसाब किताब है, इसकी सरकारों के पास जानकारी चाहिए। क्योंकि अभी सरकारों ने कहा 8 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जिसके पास ना राशन कार्ड है ना कोई सुविधा है। रजा साहब बैठे, उनसे मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि इस आयोग को केवल आप प्रशासनिक आयोग मत बनाइए, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां हुई है देश में वो प्रशासनिक कारणों से ज्यादा हुई है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की बात भी करता है। इसलिए हमारा ये कहना रहेगा, ये बोर्ड एक ऐसा, ये आयोग ऐसा बनना चाहिए जो त्रिपक्षीय हो, ILO कन्वेंशन 144 का पालन हो, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि रहे, एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि रहे और सरकार के प्रतिनिधि रहे। तीनों मिल बैठ करके मजदूरों के बारे में सोचेंगे और किस प्रदेश में जाना, नहीं जाना, क्या काम करना। क्योंकि आज समस्या कहाँ है, आज मजदूर सड़क पर निकला क्यों? उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं। इसलिए इस आयोग के माध्यम से हम सोचते हैं कि सरकार ने सोचा होगा और त्रिपक्षीय वार्ता करके उसमें मेंबर नॉमिनेट करेगी तो ज्यादा सोचा जाएगा कि मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी मिले, मजदूरों का वेतन इंश्योर हो और मजदूर जा कह रहा है इसकी गारंटी हो। हालांकि एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा है, वकील साहब बैठे हैं, किसी मनुष्य की ये मानव अधिकार तो है कि वो कहां जाकर के रोजगार करे, उसको कानून में, संविधान में कोई रोक नहीं सकता। किंतु इसके बावजूद भी नेटिव प्लेस में, नेटिव स्टेट को जानकारी अगर होगी तो उसकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा भारतीय मजदूर संघ का सोचना है। बिल्कुल पीयूष, दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला ये कि जिसका जिक्र पवन साहब कर रहे हैं कि क्या किसी मजदूर या शख्स के लिए, अगर हम संवैधानिक अधिकारों की बात करें, ये जरूरी है उसको इन्फॉर्म करना, बताना, रजिस्टर्ड करना कि किसी राज्य के दूसरे राज्य में जाना चाहता है, वहां पर वो जॉब कर रहा है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो जाहिर है कि उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना होगा। और ऐसे में अगर कोई बंदिश खड़ी होती है फ्यूचर में, तो वो क्या संवैधानिक दायरा है या अधिकार है मजदूर के जिसके पार है, और जो सरकार है वो संवैधानिक दायरे में कहां खड़ी होगी? देखिए सचान जी, इसके अंदर श्रमिक को लेकर जो भी कानून बनते हैं देश के अंदर, संविधान के अंदर, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। लेबर लॉ जो है तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अंदर जहां तक है रोक की बात, तो राइट टू वर्क और ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू वर्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 41 के अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर एक राइट दिया गया है। तो जहां तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, स्टेट इसके ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं सकती है कि आप दूसरे प्रदेश नहीं जा सकते। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जो यूपी प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है, ये कमेटी बनाने का, ये कमीशन बनाने का, इसके 3 मुख्य कारण है। एक तो है स्किल मैपिंग, कि जितना डेटाबेस है, कुल जो डेटा है कि 25 लाख के आसपास श्रमिक वापस आए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें से 15 लाख ने अभी ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर अपने आप को एनरोल कर लिया है। तो एक तो ये है कि स्किल मैपिंग, कि वो क्या करते हैं, किस तरह से उनकी स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है, या किस तरह से उसको मैप करके अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री है उसको हम उस लेबर को वहां पे रोजगार दिला सकते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस के लिए, उनके लिए अगर मान लीजिए आगे को ऐसी आपदा आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का इंश्योरेंस लेबर को दे सकती है, उनकी मध्यम आय को देखते हुए। तीसरा, उनकी सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए कि कल को उनकी सोशल सिक्योरिटी, मैटरनिटी बेनिफिट, जो लेबर को एक प्रावधान या जो एक बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कमीशन को लेके आई है।
मेरे हिसाब से अगर इसके अलावा कोई सी भी तरह की बंदिश होती है कि सिर्फ जो श्रमिक है, उत्तर प्रदेश का श्रमिक बाहर नहीं जा सकता, महाराष्ट्र नहीं जा सकता या केरला नहीं जा सकता, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, क्योंकि कानून के अंदर कोई ऐसा दायरा नहीं है जहां आप किसी को बांध सकते हैं कि आप अपने ही प्रदेश में काम करोगे। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां पे कानून आप अपनी फैसिलिटी बनाएंगे तो स्टेट के पास भी पावर है कानून बनाने की। देखिए, पिछला साल जो है 2019 एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर रहा है लेबर लॉज को लेके। इससे पहले 44 एक्ट को 4 कोड के अंदर केंद्रीय सरकार ने 4 कोड लेबर कोड्स के अंदर कोडिफाई करने की कोशिश करी, और उसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट से भी 4 लेबर कोड्स पास हो चुके हैं। एक लेबर कोड ऑन वेजेस, जिसमें मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, वो सारे एक जितने भी वेजेस को लेके था, एक आय को लेके था, मिनिमम आय को लेके था, सब उस कोड के अंदर कोडिफाई कर दिया। दूसरे के अंदर सेफ्टी, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन को लेके, तीसरे के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके, और चौथे कोड के अंदर सोशल सिक्योरिटी। तो केंद्र सरकार ने पिछले साल 4 कोड बना के जितने कानून थे उनको कोडिफाई कर दिया है। अब हर स्टेट गवर्नमेंट के ने इनिशिएटिव लेके अब लोकल स्टेट लॉ बनाने हैं, क्योंकि कोड के अंदर ये है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लेबर लॉ के अंदर इंस्पेक्टर्स बनाएगी और लोकल लेजिस्लेशन लेके आएगी, रूल्स बनाएगी, जिसके तहत लेबर्स को ये इक्वल राइट्स दिया जाएगा। मोहसिन साहब, 2-3 चीजें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और कई लोगों ने इस तरह की आशंका व्यक्त की, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं, पहली चीज कि राज्य सरकार की मंशा कतई नहीं है कि किसी व्यक्ति या श्रमिक या शख्स को किसी भी राज्य में नौकरी करने से, जाने से रोका जाए, ये सही है। और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उसकी जो सोशल सिक्योरिटी होगी और वो कहां जा रहा है, कितनी उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो मिनिमम वेजेस रूल है उसके तहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ शायद सरकार चेक करेगी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किस पर होगी? क्या यूपी सरकार, यानी कि उस सरकार की जिस राज्य से वो श्रमिक जा रहा है, या जो सरकार या जो राज्य उसको हायर कर रहा है? पहली चीज, ये श्रमिक और कामगार हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूती है। हमने इनके कंधों पर ही पूरा देश का निर्माण किया है। इनका बहुत खून पसीना पूरे देश के पूरे निर्माण कार्यों में है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, उसके साथ साथ आज अब इनको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इन परिस्थितियों में। अगर किसी को आवश्यकता है तो वो राज्यों से सीधा संपर्क करके आप अपनी हमको लिस्ट आप देंगे, हमें कितने श्रमिक भाई चाहिए, कितने कामगार चाहिए हैं, किस काम के लिए कहाँ चाहिए हैं, उसके बाद हम आदान प्रदान कर लेंगे, तब हम आपको देंगे। और उनकी एक गारंटी आपसे सामाजिक जरूर लेंगे, क्योंकि जिस तरह का परेशानी का सामना पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में किया है हमारे श्रमिक भाइयों ने, हमारे जो कामगार भाई हैं, ये आगे कभी इस तरह की स्थिति ना आ सके। और हम तो प्रदेश में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में ही हमारे पास में काफी कुछ ऐसी जगह पर काम है कि जहां पर हम एमएसएमई के जरिए उनको अच्छा खासा काम देने जा रहे हैं। लेकिन ये जो बनाया गया आयोग है, इसका सिर्फ नजरिया यही बात को लेकर बनाया गया है कि हम इनके सम्मान में, सुरक्षा में क्या बेहतर कदम उठा सकते हैं, वो उठाया है आदरणीय योगी जी ने। क्योंकि मोहसिन साहब, आशंका इसलिए भी है, जैसे कि खुद पौंजी जो कह रहे थे कि इससे पहले बहुत कई दशकों पहले एक शुरुआत की गई थी बेरोजगारों को लेकर, रोजगार कार्यालय, जो कि हर जिले में खुले थे, और हम सब जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ, कागजों पर नाम दर्ज होते थे, उसके बाद वो दशकों तक वहीं पड़े रहते थे। यहां पर सवाल ये, क्योंकि रोजगार तुरंत मिल रहा है, अचानक मिलता है, और कई बार अपॉर्चुनिटी वक्त के साथ खत्म हो जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आयोग के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ये चेन लंबी हो जाए, प्रोसेस लंबा हो जाए, और श्रमिक के लिए वो मौका कहीं चूक ना जाए? उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया है कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लगातार उनके हाथ में काम होना चाहिए, ताकि कोई श्रमिक घर ना बैठे। उसको हमने कहा ना कि हमारे पास में 90 लाख इकाइयां तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में है कविंद्र। 90 लाख इकाइयों में हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अभी हमने 15 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग करी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में अभी कितना बड़ा एक एरिया पड़ा हुआ है जहां पर हम उनको समायोजित कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं। और अगर दूसरे राज्य में वो जाते हैं और कोई बुलाता है, मांगता है, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, उसकी गारंटी के साथ उनको हम वहां भेजेंगे। अन्यथा हमारे राज्य में वो काम करें,
हमारे लिए मजबूरी नहीं है, वो हमारे लिए मजबूती है। तो इसलिए ये जो आयोग बन रहा है, इससे भविष्य बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक गारंटी तय होने जा रही है उनकी, एक सुरक्षा की गारंटी, जॉब की गारंटी, उनको काम की गारंटी, और उसके साथ साथ हर कामगार और श्रमिक का बीमा भी, वो भी, उसकी भी सुरक्षा करना होगी, उसका बीमा भी कराना होगा। इसको भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। पवन जी, इस तरीके से राज्यों में, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में अगर देखूं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए पलायन कई दशकों से चल रहा है। और अगर किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए तो ये नहीं कहता कि इस पलायन को आप रोक सकते हैं, उसको कम या ज्यादा जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के आयोगों के साथ साथ क्या और बड़े स्टेप आपको लगता है, या फिर मजबूत स्टेप वो जरूरी हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो भी श्रमिक वर्ग हैं, या उनको जिन राज्यों में जा रहे हैं उनको कॉमन फैसिलिटीज की बात करें, वो भी बेहद जरूरी हो जाती हैं? मैं कविंदर जी एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मौसिम रजा जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा उड़ीसा मॉडल को अध्ययन करिए। उड़ीसा राज्य ने, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर देश में कहीं भी जाता है, खास करके केरल जाता है, साउथ में जाता है, बाकी जगह भी जाता है, तो उनके अधिकारी उनका वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करके जाना यह अनिवार्यता नहीं है, करके जाना भी है, किंतु अगर कोई बिना कहीं गया तो जहां वो गया है उसका वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने राज्य से उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये ठीक है कि वेतन, रोजगार की गारंटी, वेज की गारंटी तो वही देगा जिस राज्य में काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देगा, किंतु सामाजिक सुरक्षा में अगर वो बूढ़ा हो जाएगा, 60 साल का पूरा हो जाएगा, आएगा तो गांव में ही। इसलिए उड़ीसा मॉडल को एक मामले में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी स्थिति, अच्छी स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात जो वकील साहब कह रहे थे, अभी कोड्स की स्थिति ये है कि केवल एक कोड बना है, कोड ऑन वेजेज, और उसके भी अभी रूल्स केंद्र सरकार ने नहीं बनाए, वो अभी पेंडिंग है। 3 कोड अभी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, पार्लियामेंट में जाना है अभी उनको, अगले सेशन में जाएंगे या कब जाएंगे मुझे नहीं पता। पार्लियामेंट में जाएंगे तो पारित होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, क्या, ये अभी एक बार देखना पड़ेगा। किंतु वो एक अलग प्रकार की स्थिति है। जहां तक माइग्रेंट लेबर का प्रश्न है, माइग्रेंट लेबर, जैसे मौसिम रजा जी कह रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 90 लाख लोग काम इकाइयां हमारे पास है, उसमें कितने लोग जा सकते हैं। साहब, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको खोजना चाहिए कि 90 लाख इकाइयों के होते हुए इतनी बड़ी मात्रा में मजदूर गया क्यों, ये एक प्रश्न है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न मैं खड़ा करता हूं आपके माध्यम से, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से श्रम कानूनों को स्क्रैप किया है, कहा कि 3-4 कानून बचेंगे, बाकी सब कानून को इन्होंने सस्पेंड कर दिया अगले 3 साल के लिए। अगर प्रदेश में कोई श्रम कानून बचेगा ही नहीं, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बचेगा नहीं, कोई इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बचेगा नहीं, कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बचेगा नहीं, कोई दूसरे एक्ट बचेंगे नहीं, तो मजदूर को आप कानूनी सुरक्षा किस दायरे में देंगे? आपने 2-3 कानून बचाए, एक आप पेमेंट ऑफ वेजेज की सेक्शन 5 बचेगा, एक आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बचेगा, एक आपने कहा बॉन्डेड लेबर एक्ट बचेगा, बाकी कानून अगर बचेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट तक को आपने सस्पेंड किया, वो ऑर्गेनाइज ही नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है, अगर कोई कानून प्रदेश में बचेगा ही नहीं तो आप कानूनी संरक्षण किस प्रकार से देंगे उसको? ये उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आज की तारीख में, क्योंकि ये आईएलओ कन्वेंशन 144 का वायलेशन भी किया है। क्योंकि और इन्होंने एक बात और कहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में विज्ञान भवन में एक कमिटमेंट की थी कि लेबर लॉ के साथ यदि कुछ भी बदलाव करेंगे तो सभी संबंधित स्टेक होल्डर से वार्ता करके करेंगे। मौसिम रजा साहब बैठे बता सकते हैं कि लेबर लॉ सस्पेंड करने से पहले उन्होंने कितने स्टेक होल्डर से बात की, या एक तरफा फैसला किया केवल, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात की, क्या किया, किंतु ट्रेड यूनियन के लोगों से तो वार्ता नहीं हुई। मैं इसका जवाब लेता हूं, उससे पहले पीयूष कुछ कहना चाह रहे थे। पीयूष। सचान जी, मैं प्रकाश जी की बात को आगे लेके जाऊंगा। प्रकाश जी ने और मैंने, हमने दोनों ने उत्तर प्रदेश सरकार की कमेटी और कमीशन बनाने की जो ये स्टेप, हमने प्रशंसा करी। लेकिन जिस तरह के प्रकाश जी ने सवाल उठाए, बिल्कुल मेरा भी वही है, क्योंकि रजा साहब ने 3-4 चीजें कही
कि हम इन लोगों को 25 लाख लेबर को वापस जाने की जरूरत नहीं है, और हम उत्तर प्रदेश में 90 लाख इकाइयों की जो बात करी, आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और हम अगर ये कहें कि 25 लाख लेबर जो वापस आई है हम उनको वापस नहीं जाने देंगे, 25 लाख को नौकरियां देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, और एक मेरे हिसाब से मिस्टेटमेंट। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, तो ये लेबर कानून ऐसे नहीं करा जा सकता कि हर स्टेट अपने बंद कमरे में काम करे कि ना अंदर आएगा लेबर ना बाहर जाएगा, और यहाँ पे हम सारी मैपिंग करके उनको स्किल कर देंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं लेबरों के हक की, तो उनको ऐसा नहीं हो कि कमीशन दिखा के उनको एक लॉलीपॉप दिखाई जाए कि ये हम आपको 25 लाख लोगों के लिए रोजगार आएगा, इस तरह से करा जाएगा। तो अच्छा स्टेप है, बहुत सराहनीय है, लेकिन रजा साहब की स्टेटमेंट से मैं अग्री नहीं करूंगा कि हम एक सेंटर प्रूफ सिचुएशन बना देंगे, 90 लाख इकाइयां हैं उसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एक तरह से 2 पॉइंट रेज किए मोहसिन साहब, बहुत वैलिड पॉइंट है कि पहला ये कि एक तरफ हम जब आयोग की बात कर रहे हैं, मजदूरों के हितों के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर लेबर लॉ को सस्पेंड किया जा रहा है कुछ महीने कुछ वर्षों के लिए, उससे मजदूर जो संघ हैं वो चिंतित हैं फिर कि किस तरीके से मजदूरों के हित उसमें रहेंगे। दूसरा कि क्या राज्य के पास इतने मौके हैं नौकरी के कि वो पलायन को रोक पाए और इतनी बड़ी संख्या में जो प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं अपने घरों की ओर, उनको एब्जॉर्ब कर पाए। 2 सवाल आपने जो किया और एक प्रकाश जी ने उठाया था कि क्या इतने श्रमिक बाहर क्यों चले गए थे, ये पहले की सरकारों ने किस तरह का यहाँ पर श्रमिक भाइयों के लिए क्या व्यवस्था बनाकर रखी थी, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी ने जिस तरह की व्यवस्था, उनकी आज सुरक्षा, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, उनका बीमा, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको श्रमिकों को रोजगार में आगे और बढ़ाया जाए, कैसे उनको काम पर लगाया जाए, कहाँ कहाँ हमारे पास कौन कौन से ऐसी हमारी एमएसएमई की वो इकाइयां हैं जहां पर हम उनको समायोजित कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा मंथन चिंतन किया है। जब से हमारे सारे के सारे श्रमिक भाई अपने राज्य में वापस आ रहे थे, इसीलिए आदरणीय योगी जी ने किया है, उनकी आगे की जीविका को कहीं कोई परेशानी ना हो, रुकावट ना आए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से तो महफूज किया है कि ताकि ये आयोग जो बना रहे हैं ये पहले बनना चाहिए था, और जो भी चीज नए कानून कोई भी बनते हैं वो जनहित में बनते हैं। तो जनहित में हमने ये खास करके श्रमिक हित में, कामगार हित में निर्णय लिया गया है, और आप देखिएगा ये भी निर्णय वैसे ही मील का पत्थर साबित होगा जैसे तमाम और निर्णय आदरणीय योगी जी के दूसरे लोग और दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन साहब, एक और आखिरी सवाल संक्षेप में, जो कुछ राज्य जिसमें यूपी भी है, जिन्होंने मजदूरों के कई सारे हितों से संबंधित जो लेबर लॉ हैं उनको सस्पेंड किया है कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए, इसकी जरूरत क्यों? और क्या इससे पहले मजदूर संघों के साथ कंसल्टेशन किया गया, उनके विचार जानने की कोशिश की गई? मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा पैनल बैठता है उनके साथ में, सारे उनके अधिकारी और तमाम एक्सपर्टीज बैठते हैं माननीय मुख्यमंत्री के, और उनसे बैठकर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है मोहसिन रजा साहब की। ट्रेड यूनियन के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, आपके एक्सपर्ट ने किया होगा, ट्रेड यूनियन के साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ। आपने कह दिया, गलत बात है, आपके कह देने से सर नहीं माना जाएगा। पवन जी, एक अलग मुद्दा, चर्चा मैं माफी चाहूंगा कि हम लोग जो बेसिक मुद्दा है, जो हमारा बड़ा मुद्दा था कि क्या कोई राज्य अपने श्रमिकों के लिए इस तरह की एक आयोग का गठन कर सकता है, या कर सकता है। ये भी कर सकता है कि उस राज्य के श्रमिक दूसरे राज्य में जाने से पहले, या दूसरे राज्य के श्रमिक किसी राज्य से अपने श्रमिक को लेने से पहले वो उसे परमिशन ले। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने क्लेरिफाई किया है कि मंशा उन्हें रोकने की नहीं बल्कि सामाजिक दायरे को बढ़ाने, उनकी सुरक्षा के लिहाज से इस आयोग का गठन किया गया है, ताकि उनके जो हित हैं वो सेफ रखे जा सके। आयोग का हमने स्वागत किया है, किंतु जिन मजदूरों को 25 लाख मजदूरों को सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, उनको, उनके लिए जब कोई कानून बचेगा ही नहीं। और मोहसिन रजा साहब करें, हम एक्सपर्ट लोगों से बात करते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समझाने के लिए असल में श्रमिकों के हितों के लिए आयोग की जरूरत है या नहीं, और आयोग अगर बने
तो उसमें प्रावधान क्या हो, उसका दायरा क्या हो। नमस्कार।